नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र के ऊपर। जी हाँ, भारत के अपवाह तंत्र के ऊपर यह एक संपूर्ण रूप से और विस्तृत तौर पे एक चर्चा होगी, इसलिए इस क्लास को अवश्य देखिएगा। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम भारत के अपवाह तंत्र के ऊपर। कहते हैं सबसे पहले अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, यदि किसी क्षेत्र का पानी, कहते हैं यह कोई झील है, यह इस झील का पानी यह नदी के द्वारा ले जाया जाता है, तो इस झील का यह अपवाह हुआ। कहते हैं अपवाह हुआ क्योंकि इस झील का पानी यह नदी ले जा रही है, यही कहा गया है। कहते हैं अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से होता है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदी बहा के ले जा रही है, वह नदी उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र होता है। कहते हैं भारतीय अपवाह तंत्र का जो वर्गीकरण किया गया है, यह वर्गीकरण हम समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि समुद्र में जो जल विसर्जन के आधार पर, कहते हैं दो प्रकार का, एक तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब भैया क्वेश्चन कैसे बनता है, आपने कहा कि क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा यहाँ से एक पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा अपवाह तंत्र बड़ा है। आप बताएंगे भैया कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बड़ा है। अब बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ हैं वो 77% अपना जल गिराती हैं, यानी कि भारत की 77% जो नदियाँ हैं वो अपना जल कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो वहीं 23% की बात आती है, तो 23% अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। याद रखिएगा एक और चीज़ है, कहते हैं कौन कौन सी नदी, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, महानदी और कृष्णा आदि महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। जो भैया बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगा, याद रखिए जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगा तो वह, यह रहा पूरब, यह रहा पश्चिम, तो वह पूरब की ओर प्रवाहित नदियाँ होंगी, याद रखिएगा। लेकिन परंतु जो पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां होंगी वो अपना जल अरब सागर में गिराएंगी। और पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां कौन है, तो आप बताएंगे नर्मदा होती है, तापी होती है, माही आदि नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो हमने अभी देखा कि बताएंगे कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र रेखा है। यदि आपको यह समझने में कोई परेशानी है तो एक बार अवश्य बताइएगा। अब देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र अब किसके आधार पर, नदियों के उद्गम के आधार पर हम देखते हैं। तो जब नदियों के उद्गम के आधार पर हम अपवाह तंत्र को देखते हैं तो यह अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, तो ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं, और एक दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं जिन्हें प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारतीय नदियाँ कहा जाता है। अब समझिएगा उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इनमें अंतर क्या है। कहते हैं उत्तर भारत की जो नदियां हैं, यह नदियां क्या पूरे वर्ष भर इनमें जल रहता है, इन नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता है, और यह नदियां हैं इनका बहाव काफ़ी तेज होता है। अब देखिए, कहते हैं आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि बताइए भैया कि उत्तर भारत की नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता कैसे है। हमने आपसे कहा कि यह जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय में जो बर्फ़ है यानी कि जो ग्लेशियर हैं वह पिघलते रहते हैं, इसलिए नदियों में बर्फ़ जो वर्ष भर जल रहता है, और इन नदियों का बहाव काफ़ी तेज़ होता है क्योंकि यह नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से आती हैं। यह नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से आती हैं और इन नदियों में बारिश के कारण भी जल आता है। तो इन नदियों में आपसे पूछा जाए कि हिमालय की जो नदियाँ हैं उनमें जल आता है, कहते हैं बर्फ़ों के पिघलने से आता है और बारिश के कारण भी जल आता है। जबकि प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं यह सिर्फ मानसून से इनमें जल आता है, इसलिए यह पूरे वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। याद रखिएगा कि पूरे वर्ष भर यह नदियाँ प्रवाहित नहीं होती, और यह जो नदियाँ हैं इनका जो बहाव क्षेत्र होगा, जो बहाव होता है वो काफ़ी धीमा होता है। यही तो चीज़ लिखी है। कहते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं, क्योंकि यह वर्ष में बर्फ़ पिघलने के दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। यह नदियां गहरे गॉर्च बनाती हैं। अब याद रखिएगा, कहते हैं जौन सी नदी का बहाव ज़्यादा तेज़ होगा, अब भैया जैसे इस नदी का बहाव तेज है तो यहाँ पे जगह जगह गड्ढे बनाएगी, इसके साथ साथ जो किनारे पे जो मिट्टी लगी है इसके भी कट के साथ इसके साथ जाएगी, कहते हैं अपर्दन भी करती हैं। तो हिमालय वाली जो नदियाँ हैं वो अपने साथ गॉर्च बनाती हैं और अपर्दन भी अपने साथ साथ करती हैं। अगर अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि इस भारत में सबसे ज़्यादा अपर्दन करने वाली कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे भैया कि वह चंबल नदी है जो सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है। याद रखिए। अब यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों में क्या चीज़ लिखा है, कहते हैं यह नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ हैं। याद रखिएगा यहाँ पे
काट लीजिए, वी आकार की घाटियाँ जलप्रपात भी बनाती हैं। जब यह मैदान में प्रवेश करती हैं तो यह समतल घाटियाँ गोखुर झीलों जैसे आदि का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। अब देखिए गोखुर झील क्या होती है समझिएगा। ये देखिए यह जो नदी है यह घूम गई और कुछ इस प्रकार से आ गई, ये लगता है मिली हुई प्रतीत होती है, तो यह चीज़ कहा जाएगा, ये गोखुर झील कही जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वह अपनी तीव्रता के कारण मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो बिहार का शोक कहते किसे हैं आप बताएंगे भैया कि जो बिहार का शोक है उस कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यहाँ तक क्लास समझने में कोई परेशानी है तो एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताएं, हम आपको वह टॉपिक समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो यहाँ तक तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो, यदि आप चैनल पर पुराने हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आइए चर्चा करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां। हमने अभी आपको पढ़ाया भैया अपवाह तंत्र नदियों की उत्पत्ति के आधार पर, एक हिमालय और एक दक्षिण भारत की नदियां। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर भारत की नदियों में हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में 3 नदियां जो महत्वपूर्ण है, पहले सिंधु नदी तंत्र आता है, फिर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन याद रखिएगा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा नदी तंत्र है, याद रखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा नदी तंत्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, आप बताएंगे गंगा नदी तंत्र होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आइए तो कहते हैं सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट गोखुरचू हिमनस से निकलती है। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया बताइए कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, आप बताएंगे भैया जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील, कौन सी झील कहते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट गोखुरचू हिमनस से निकलती है, यानी कि गोखुरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। किसके पास से, कहते हैं गोखुरचू हिमनस से पास से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान पे भारत में प्रवेश करती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु नदी यहाँ से निकली और भारत में कोई दमचौक नामक स्थान यहाँ पे पड़ता है, तो भारत में सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। याद रखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है, आप बताएंगे दमचौक नामक स्थान से प्राप्त जो प्रवेश करती है। भारत में लेह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, से बहती हुई यह कारगिल होते हुए बलूचिस्तान जाएगी, वहाँ पर यह बुंजी नामक गार्ज बनाएगी। याद रखिए यहाँ पे बुंजी गार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए बुंजी गार्ज किसके द्वारा बनाया जाता है, आप बताएंगे भैया सिंधु नदी के द्वारा बुंजी गार्ज बनाया जाता है। और यह जो बुंजी गार्ज है वो भारत का सबसे गहरा गार्ज होता है। कहते हैं भारत का सबसे गहरा गार्ज होता है, बुंजी नामक गार्ज होता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, आप बताएंगे भैया सिंधु नदी के द्वारा यह गार्ज बनाया जाता है, याद रखिएगा। कहते हैं फिर गिलगिट होते हुए या नंगा पर्वत जाती है और फिर सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से भारत से निकल जाती है। कहते हैं यह दमचौक नामक स्थान से जो सिंधु नदी है दमचौक से तो प्रवेश कर रही है, लेकिन चिल्लास नामक स्थान से यह भारत से बाहर निकलती है। इस बीच यह कहीं पे कहते हैं बुंजी नामक गार्ज बनाती है। जो सिंधु नदी है बुंजी नामक गार्ज बनाती है और भारत का सबसे गहरा गार्ज होता है। और यह पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से निकल के पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है और पाकिस्तान में मिठानकोट होती हुई अंततः गतवा यह कराची बंदरगाह में यह अरब सागर में मिल जाती है। याद रखिएगा कि जो सिंधु नदी है वो किस में मिलती है, कहते हैं अरब सागर में यह मिलती है और यह कराची के पास एक डेल्टा भी बनाती है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भैया बुंजी गार्ज बनाया जाता है, आप बताएंगे सिंधु नदी के द्वारा बुंजी गार्ज को बनाया जाता है। अब हमने सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके एक उद्गम स्थल, उसके बहाव क्षेत्र के विषय में एक जानकारी प्राप्त की, जिससे जो आपके लिए परीक्षा के लिए जितनी जानकारी महत्वपूर्ण हमने सिर्फ उतनी दी है, क्योंकि हम बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। बेफालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो पेपर में आती हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखिएगा। कहते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, कहते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उन्हें देखते हैं, कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन है, कहते हैं झेलम होती है, चिनाब होती है, रावी होती है, व्यास होती है और सतलज होती है। तो सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ हैं, आप बताएंगे भैया सिंधु की मुख्यतः 5 सहायक नदियाँ हैं। कितनी, कहते हैं मुख्यतः तौर पे 5 सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। वह पाँचों कुछ इस प्रकार हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया झेलम को। कहते हैं झेलम, सबसे पहले हम झेलम को पढ़ेंगे। कहते हैं झेलम का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछे तो बताएंगे भैया कि बितिस्ता झेलम का प्राचीन नाम हुआ करता था। ठीक है,
तो झेलम का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? आप बताएंगे भैया कि झेलम का प्राचीन नाम बेतिस्ता हुआ करता था। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आप बताएंगे वेरीनाग के पास। कहते हैं वेरीनाग के पास शेषनाग झील होती है। अगर आपको याद नहीं है तो कहते हैं जिस झीलों के नाम के आगे नाग और नागिन लगता है वह भारत में कौन से राज्य में? आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो बताएंगे झेलम नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए, याद रखिए बेतिस्ता झेलम का प्राचीन नाम होता है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहते हैं वेरीनाग के पास शेषनाग झील, जम्मू। जो झेलम नदी है उसका उद्गम स्थल होता है। यह नदी शेषनाग झील के बाद वूलर झील से निकलती है। कहते हैं वूलर झील से निकलते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में की यह झेलम सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि पाकिस्तान में झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? आप बताएंगे भैया किशन गंगा होती है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में बहती हुई झेलम नदी झुंग नामक स्थान पर चेनाब नदी में मिलती है। तो झेलम किसके साथ संगम कर रही है? आप बताएंगे भैया कि झेलम चेनाब के साथ संगम कर रही है। तो चेनाब की सहायक नदी कौन हुई? कहते हैं झेलम हुई। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? कहते हैं झेलम को प्राचीन समय में बेतिस्ता नाम से जाना जाता था और झेलम का जो उद्गम स्थल है वो वेरीनाग के पास शेषनाग झील होती है, याद रखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं इसकी लंबाई किसकी? कहते हैं झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी है? तो बताएंगे झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है, याद रखिएगा। एक विस्तृत तौर पे एक महत्वपूर्ण चर्चा झेलम नदी के विषय में हुई है, ठीक है। आइए अगली चर्चा करते हैं चेनाब यानी कि अस्कनी नदी। तो याद रखिएगा चेनाब को अगर यहाँ से सीधा सीधा सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया कि चेनाब नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? आप बताएंगे अस्कनी कहा जाता था। तो चेनाब को प्राचीन समय में अस्कनी कहा जाता था। यह चंद्रा एवं भागा, कहते हैं दो जल धाराएं हैं, चंद्रा और भागा, ये इन दोनों जल धाराओं के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। कहते हैं चेनाब नदी, ठीक है। तो चंद्रा और भागा नामक दो नदियों यानी कि दो धाराओं से मिलने से इसका निर्माण होता है। यह दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं, ठीक है। तो चेनाब यानी कि जो प्राचीन समय में अस्कनी कही जाती थी, यह चंद्रा और भागा दो जलधाराओं से मिलने से इसका निर्माण होता है। यह जो जलधाराएं हैं दोनों वो हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं चेनाब नदी को हम किस नाम से कहते हैं? अस्कनी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इसका बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर है। कहते हैं चेनाब का भारत में बहाव क्षेत्र कितना है? कहते हैं 1180 किलोमीटर है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिए। क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया कि बताइए भैया सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप बताएंगे भैया कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर यदि आपको यहाँ तक हमारी क्लास पसंद आई है, क्लास पे या वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और हमारी यह जो क्लास है आपके सभी जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं अगली नदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं रावी नदी। रावी नदी इसका नाम पारोशड़ी हुआ करता था, यह सही करिए, यहाँ पे आप पारोशड़ी कर लीजिएगा। रावी का प्राचीन नाम पूछे आप बताएंगे भैया पारोशड़ी नदी रावी का प्राचीन नाम हुआ करता था। कहते हैं यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों से स्थित रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है? आप बताएंगे भैया कि वह जो नदी है वो रावी नदी है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रावी नदी निकलती है, कहते हैं रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है और यह चंबा घाटी से होकर बहती है। कहते हैं पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले बस सारी सिंधु के निकट चुनाब नदी में मिलती है। चुनाब नहीं, ये चेनाब होगा, ठीक है। चेनाब नदी में मिलती है। पहले यह नदी पीर पंजाल में दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच से निकला करती थी, याद रखिए। देखिए रावी का प्राचीनतम नाम आप बताएंगे पारोशड़ी रावी का प्राचीनतम नाम होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर रावी नदी से पूछा जाता है सिर्फ इतना पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? आप बताएंगे रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहते हैं रासे रावी रासे रोहतांग दर्रा, कहते हैं रोहतांग दर्रे से निकलती है और चंबा घाटी होते हुए या बहती है, ठीक है। आइए ब्यास नदी के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्यास का नाम बिपाशा होता है। ब्यास का प्राचीनतम नाम पूछे आप बताएंगे बिपाशा ब्यास का प्राचीनतम नाम होता है। यह नदी रोहतांग दर्रे के निकट अभ्यास कुंड से निकलती है।
तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? आप बताएंगे भैया कि यह जो नदी है वो रोहतांग दर्रे के निकट अभ्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू की घाटी से होकर गुजरती है और धौलाधर श्रेणी को काटती हुई लारजी में गर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे? धौलाधर श्रेणी के पास गौर्ज का निर्माण कर दिया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके पास कहते हैं? ब्यास का प्राचीनतम नाम क्या है? आप बताएंगे बिपाशा ब्यास का प्राचीनतम नाम होता है। कहते हैं रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रे से होकर कौन सी नदी निकलती है, आप बताएंगे रावी नदी। कहते हैं रोहतांग दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? आप बताएंगे ब्यास नदी, जिसका प्राचीनतम नाम बिपाशा हुआ करता था, जो कि अभ्यास कुंड से निकलती है और धौलाधर श्रेणी के पास यह एक गौर्ज का निर्माण करती है, पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है तथा हरीके के पास एक हरीके बैराज नामक सतलज नदी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे हरीके बैराज याद रखिएगा, यहाँ से सतलज आ रही है, यहाँ से ब्यास आ रही है, यहाँ पे हरीके बैराज है और यहाँ से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? आप बताएंगे हरीके बैराज से निकलती है। हरीके बैराज कहाँ है? बताएंगे हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए सतलज की बात करते हैं तो सतलज का नाम होता है सतुद्री। सतलज का प्राचीनतम नाम की बात करते हैं तो सतलज का प्राचीनतम नाम सतुद्री हुआ करता है। यह मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। क्वेश्चन सतलज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सतलज का प्राचीनतम नाम आप बताएंगे सतुद्री। सतलज का प्राचीनतम नाम हुआ करता है। यह मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकला करती है। तो राकस ताल से कौन सी निकलती है? आप बताएंगे राकस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास भारत में पंजाब के मैदान से प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रा से भारत में कौन प्रवेश करती है? आप बताएंगे सतलज नदी प्रवेश करती है और लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के साथ समानांतर बहती है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाए कि बताइए भैया कि वह कौन सी नदी है जो लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है? आप बताएंगे भैया कि वह नदी सतलज नदी है, जिसे हम प्राचीन काल में सतुद्री के नाम से जानते थे। एक चीज़ याद रखिएगा, इनका प्राचीन नाम जरूर याद रखिएगा। चले भले ही आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या UPSSC PET की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए हमने सतलज नदी के ऊपर एक चर्चा की है। आइए कहते हैं अब आगे जो हमारा अगली क्लास होगा वो गंगा नदी के ऊपर होगा। जो गंगा नदी तंत्र के ऊपर होगा, तो हमने आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र को एक विस्तृत तौर पे पढ़ा है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या क्लास पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और याद रखिएगा जो सिंधु नदी है भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। याद रखिएगा सिंधु नदी भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और सिंधु नदी के कौन से दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और मानसरोवर झील के पास हिमनद से यह निकला करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हमने एक विस्तृत तौर पे भारत के आबोहवा तंत्र को सबसे पहले समझा और कौन सी नदी को बंगाल की खाड़ी में कितना कहते हैं जो 77% जल है, जो 77% जल है भारत का, वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं नदियाँ और 23% कहाँ गिराती हैं? कहते हैं अरब सागर में गिराती हैं। जो भैया अरब सागर में गिराएगा वो पश्चिम की ओर बहेगा। हमने पहले ही कहा कि वह पश्चिम की ओर बहेंगी, वह नदियाँ होंगी और पश्चिम की ओर आपको आगे हम सब विस्तार तौर पर विस्तृत रूप से हम एक रणनीति के तहत आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, यदि यह हमारी ज्योग्राफी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।